बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और इस लेक्चर में हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशंस की कि किस तरह किरचॉफ लॉ को किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट की सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो बार बार हम किरचॉफ लॉ में इस्तेमाल करते हैं उनमें जंक्शन, ब्रांच और लूप। ये बार बार हम जब सॉल्यूशंस करते हैं किसी भी सर्किट का तो उसमें हम बार बार ये टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, तो इसलिए इनका समझ आना जरूरी है। जंक्शन क्या होता है? अ पॉइंट इन अ सर्किट वेयर टू आर मोर कंपोनेंट्स मीट। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर वो पॉइंट कि जहां पर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आपस में ज्वाइन होते हैं, उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। आप लोगों ने किरचॉफ जंक्शन रूल या किरचॉफ रूल पढ़ा है करंट के लिए, उसमें हमने इसका जिक्र किया था। आगे हम इसको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन में यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जंक्शन उस पॉइंट को कहते हैं कि जिसके ऊपर किसी सर्किट के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं। दूसरा है ब्रांच। किसी सर्किट का, किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का, किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट का वो पार्ट कि जिसके अंदर कम से कम एक कंपोनेंट मौजूद होता है, उसको हम ब्रांच कहते हैं। कोई भी सर्किट का वो हिस्सा कि जिसके अंदर कोई ना कोई कंपोनेंट मौजूद है, चाहे वहां पर रजिस्टर है, कोई बैटरी है, कोई कैपेसिटर है, उस रीजन को, उस सेक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम कहते हैं ब्रांच। फिर लूप होता है। लूप जो है उसको, इफ अ नंबर ऑफ ब्रांचेस आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ क्लोज सर्किट। जब मुख्तलिफ ब्रांचेस किसी सर्किट के अंदर, किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट के मुख्तलिफ ब्रांचेस आपस में इस तरह मिलाए जाएं कि इनसे एक क्लोज्ड सर्किट बन जाए, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक लूप बन गया। इसको कभी कभी मैश भी कहा जाता है। तो अभी मैं कुछ प्रोसीजर्स आपको बताऊंगा कि किस तरह से किरचॉफ लॉ को किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट की सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पर एक सिंपल सा एक एग्जांपल सा लेंगे। उस एग्जांपल के बाद फिर मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करूंगा इसी रूल के ऊपर, तो उसकी तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक सर्किट है, आपको नजर आ रहा है, और इस सर्किट के अंदर हमारे पास दो ईएमएफ सोर्सेज हैं और दो रेजिस्टेंसेस हैं। ये इस तरह का सर्किट है कि इस सर्किट को हम डायरेक्टली ओहम लॉ अप्लाई करके आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए मैं यूज करूंगा किरचॉफ लॉ को। अब किरचॉफ के दो रूल्स हैं, एक जंक्शन रूल है यानी जिसको केसीएल कहा जाता है, किरचॉफ करंट रूल, या उसको फर्स्ट रूल भी कहा जाता है, और दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं उन्हीं प्रोसीजर को फॉलो करके इस एग्जांपल के अंदर, इस डायग्राम के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स की इसको एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। देखें, सबसे पहले मैं सर्किट के अंदर लूप तलाश करूंगा। एक लूप हो सकता है, दो लूप हो सकते हैं, कई लूप हो सकते हैं, सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। तो एक लूप में कम से कम एक बैटरी आनी चाहिए, कम से कम एक वोल्टेज सोर्स लूप में मौजूद होना चाहिए। तो मैं चूज करता हूं सबसे पहला लूप ए बी सी एफ ए। तो अगर डायग्राम में आप देखें तो ये कहां से स्टार्ट होता है? ए बी सी एफ ए, ये एक क्लोज लूप है। मैं इसको इसलिए चूज कर सकता हूं कि इसमें एक बैटरी भी मौजूद है और इसमें एक लोड भी मौजूद है, कोई रेजिस्टेंस। चलो ठीक, अब इसके ऊपर आप अप्लाई करें किरचॉफ रूल। अब उसमें कुछ बुनियादी चीजें आपको याद होंगी जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि किस तरह से हमने assumptions लेनी है, करंट की डायरेक्शन कैसे लेनी है, या कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। चूंकि फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ करंट रूल आप ये जानते हैं कि केसीएल में, केसीएल के अंदर हम ये समझते हैं कि द सम ऑफ ऑल द करंट्स इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। लेकिन ये सम एल्जेब्रिक सम होता है।
एल्जेब्रिक सम इस तरह कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0। अब इस लूप के अंदर मौजूद सारे किसी भी जंक्शन के ऊपर सारे करंट्स का सम 0 होगा। दूसरा केवीएल है कि इस लूप के अंदर मौजूद किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर मौजूद सारे ईएमएफ सोर्सेज का सम और सारे वोल्टेज ड्रॉप्स के सोर्सेज का सम आपस में इक्वल होता है कि जितना हम उस सर्किट को ईएमएफ प्रोवाइड करते हैं उतना ही वहां पर कंज्यूम हो सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पे। तो एक लूप मैंने सेलेक्ट किया है ए बी सी एफ ए, और दूसरा लूप इसी सर्किट में मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, दैट इज सी डी ई एफ सी। सी डी ई एफ सी दूसरा लूप वो हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा लूं कि कौन कौन से कन्वेंशंस आपने जहन में रखने हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि करंट की सबसे पहले आपने डायरेक्शन चूज कर लेनी है, कोई भी, दैट इज टोटली आर्बिट्रेरी आप कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि कोई भी जंक्शन उठाएं और उसके ऊपर केसीएल अप्लाई करें। मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले इस सोर्स से करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर लेता हूं कि सर्किट में इस तरह क्लॉकवाइज जा रहा है, और उसको मैं कह देता हूं कोई करंट I1। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, चूज अ डायरेक्शन ऑफ करंट। मैंने कर लिया। अब दूसरा, अगर तो आपके रास्ते में, उस करंट के रास्ते में कोई ईएमएफ सोर्स आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, इसके लिए इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि ईएमएफ इज टेकन पॉजिटिव if we move from lower potential to higher potential, lower to higher potential। अगर हम लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हमने ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है, एंड वाइस वर्सा। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर हमने उसको नेगेटिव लेना है। जैसे आप अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता तो फिर मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता, फिर मैं ई को नेगेटिव लेता। और तीसरी बात, आई आर is positive if we follow the direction of current against the convention। कन्वेंशन क्या है कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन अगर हम करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव लें तो फिर हमने क्या करना है, आई आर को पॉजिटिव कंसीडर करना है। ये बातें याद रखनी है। अब इस सर्किट को देखें, यहां पर सबसे पहले इस पहले लूप में आपके पास ए बी सी एफ ये एक लूप है, और इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है, एक आपके पास वोल्टेज सोर्स है और दूसरा रेजिस्टेंस है। अब आपने ये देखना है कि आप डायरेक्शन कौन सा चूज करते हैं। मैंने करंट के लिए एक डायरेक्शन चूज की जो क्लॉकवाइज है, और अब मैं सबसे पहले इस ईएमएफ सोर्स को देख रहा हूं, इसको अब मैं इसको पॉजिटिव लेकर रहा हूं। देखें ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव मैंने इसको लिया, इसलिए पॉजिटिव लिया कि जो मेरा ट्रेवल का रास्ता है, मैं ए से बी, बी से सी, सी से एफ और एफ से फिर ए आ रहा हूं, तो यहां से यहां तक जाते हुए मैं स्मॉल टर्मिनल से लॉन्ग टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं, मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं, और ऐसे सूरत में मैं इसको पॉजिटिव लूंगा। दैट इज बिकॉज इट इज अ कन्वेंशन, जो कि मैं यहां पर बात कर चुका हूं। दूसरी बात, अब ये ड्रॉप है,
I1 प्लस I2 मैंने क्यों लिखा है, वो जंक्शन रूल के मुताबिक, क्योंकि यहां पर इस बैटरी की वजह से भी करंट आ रही है और इस बैटरी की वजह से भी करंट आ रही है। जंक्शन रूल के मुताबिक I1 और I2 आपस में मिलकर इस R1 के अक्रॉस मूव करेंगे। तो जंक्शन रूल भी यहां पर अप्लाई किया गया है। I इज इक्वल टू, जो यहां से हमें मिला है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I कोई भी करंट है जो कि इस सर्किट के अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस मूव कर रहा है। अब देखें, उसको मैंने नेगेटिव लिया। अब मैंने नेगेटिव क्यों लिया, देखें जैसे कि मैंने यहां पे बात की है कि उसको हम तब पॉजिटिव लेंगे जब अगेंस्ट द कन्वेंशन हम करंट की डायरेक्शन लेंगे, जब हम करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव लेंगे। लेकिन चूंकि यहां पर करंट की डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव ली है, ठीक है, इसलिए यहां पर जो होगा वो ड्रॉप हमारे पास नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव उस सूरत में होता अगर मैं करंट की ये डायरेक्शन चूज करता। क्लियर है? तो इस लूप के लिए ये हो जाएगा। इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं, इसको कोई इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। अब इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम में आपने करना है, फिर इनकी वैल्यूज गिवन होंगी, करंट की वैल्यूज मालूम होंगी या रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज मालूम होंगी, फिर अकॉर्डिंगली आपने इसको सॉल्व करना है। अगर करंट मालूम नहीं है तो आपको ईएमएफ और आर मालूम होगा, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप इसको एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, इक्वेशन 1 या 2 या ए या बी या जो भी उसको कहते हैं। दूसरा, अब मैं दूसरे लूप की बात कर रहा हूं। दूसरे लूप के अंदर मेरे पास फिर वही सिचुएशन बन जाती है। अब देखें, अब मैंने यहां पर फिर करंट की डायरेक्शन को एज्यूम करना है। अब अगर इस सर्किट को देखा जाए तो पहले चूंकि मैं ऑलरेडी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन एज्यूम कर चुका हूं, आई फॉलो द सेम कन्वेंशन एंड आई चूज द सेम डायरेक्शन फॉर द करंट इन द नेक्स्ट लूप एज वेल। और फिर वहां पर यह हो जाएगा कि हमारे पास करंट की I2 की भी मैं यही डायरेक्शन एज्यूम कर लेता हूं। Remember dear students, it is totally arbitrary to choose the direction of current, but it is better to choose the same convention as you take in the beginning. Start में जो convention आपने ली थी, end में भी वही convention follow करें ताकि प्लस माइनस की गलती से आप बच सकें। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर देखें, अगर मैं लूप चूज कर लेता हूं CDEFC। अच्छा, लूप क्यों मैंने ये वाला लिया, क्योंकि इसमें एक सोर्स ऑफ बैटरी एक मौजूद है और इसमें रेजिस्टेंस भी मौजूद है, तो ये एक लूप है जिसको मैंने चूज किया और इस पे मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई करूंगा। देखिए, I2 R2 मैंने पॉजिटिव लिया है। क्यों पॉजिटिव लिया है, अब यहां पर देखें, अगर आप D से E की तरफ जाएंगे, जिस तरह की मैंने ये एरो लगाई है, मैंने एक कन्वेंशन ली है कि मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं। अगर आप D से E की तरफ जाएंगे तो आप देखें, आप अगेंस्ट द टर्मिनल जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। यहां पे मैंने बात की थी ना, IR इज पॉजिटिव व्हेन इफ वी फॉलो द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये पता नहीं किस नेगेटिव से आ रहा है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब ये अगेंस्ट द कन्वेंशन है, इसलिए मैंने करंट को IR को पॉजिटिव लिया। अब फिर रास्ते में आया जी सेकेंड EMF सोर्स, और उसको अगर देखें तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना होगा। अगर हम E से F जाएं तो ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। और ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, माइनस लिखना है, कन्वेंशन, सो -E2 हो जाएगा। एंड देन इफ वी कम हेयर, इस R1 के अक्रॉस जब हम पहुंचेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मैंने फिर पॉजिटिव लिया है। वजह क्या है, वजह यह है कि अब यहां पर फिर देखें, आप नेगेटिव टर्मिनल से दूर जा रहे हैं, मींस यू आर मूविंग अगेंस्ट द कन्वेंशन। करंट की अपनी कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, बट चूंकि मैं यहां पर ये वाली डायरेक्शन एज्यूम कर रहा हूं क्लॉकवाइज में, मैं F से C जाऊंगा तो क्या होगा, ये मेरे पास करंट के अगेंस्ट द कन्वेंशन वाली डायरेक्शन होगी। इसीलिए मैं इसको क्या कहूंगा, पॉजिटिव। इसीलिए मैंने यहां पर I1 प्लस I2, चूंकि ये तो मुझे ऑलरेडी मालूम है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा, जो करंट होगा वो I1 प्लस I2 होगा,
तो मैं उसी हिसाब से, ये टोटल करंट है R1 के अक्रॉस और वो मैंने पॉजिटिव लिया। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर ले। द सम ऑफ EMFs इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स, और चूंकि ये नेगेटिव साइन है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी उसी तरह। तो इसको इक्वेशन 2 कह दे। अब जो रियल प्रॉब्लम हमें मिलेंगे उसमें इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज मालूम होंगी, वोल्टेजेस मालूम होंगी बैटरीज की, और हमें कहा जाएगा कि आप मालूम करें करंट्स वगैरह। तो फिर ऐसी सूरत में हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और उससे जो आंसर आएगा उसको कोई इक्वेशन नंबर कह देना है। तो इस पे अभी आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और आपकी बुक के अंदर बिल्कुल इस टॉपिक के बाद जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है दैट इज 12.8, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं इधर ही मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 12.8 में अगर आप देखें, क्वेश्चन ये है कि एक सर्किट गिवन है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, एक नेटवर्क है, और उसने ये पूछा है कि करंट फाइंड करे हर एक बैटरी के अक्रॉस जब वो पास होगा, और फिर टर्मिनल वोल्टेज मालूम करें। वैल्यूज उसने दी हैं जिसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है हर एक कंपोनेंट के ऊपर। और दूसरा ये है कि उसने ये भी कहा है कि हमारे पास जो लोड रेजिस्टर है वो ये वाला है R3, तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो अक्रॉस लोड रेजिस्टर होता है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि इस टर्मिनल वोल्टेज को फाइंड करने के लिए करंट हमें मालूम होनी चाहिए। वो करंट जब हम मालूम करेंगे उसको अक्रॉस दिस रेजिस्टर जब पास होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी। लेकिन उससे पहले बिफोर नोइंग द करंट हमें ये देखना है कि जनाब असल में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एंड में फिर जाकर हमने उसको टर्मिनल वोल्टेज के लिए सब्स्टिट्यूट करना है। फिर वही केस, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसके लूप्स बनाने हैं। मैंने 2 लूप्स चूज कर लिए हैं। एक लूप ये है, और ये असल में इस डायग्राम को आप देखकर कंफ्यूज इसलिए ना हो कि ये 2 बैटरीज है, एक ये बैटरी है, एक ये बैटरी है। ये पहली बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दूसरी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यूं समझो कि ये किसी बॉक्स में लगे हुए हैं और उस बॉक्स के साथ हमने बाहर कोई लोड रेजिस्टर लगाया हुआ है। अब मैं ये देखता हूं कि इससे बाहर आने वाली टोटल करंट कितनी है। अगर वो हमें मालूम हो जाएगी तो उसको इस R से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे हमें टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले अभी हमें करंट थ्रू ईच बैटरी फाइंड करना है, हमें I1 फाइंड करना है, हमें I2 फाइंड करना है, ये हमें मालूम करने हैं। और फिर जाकर हमने V टर्मिनल मालूम करना है, दैट इज I1 प्लस I2 टाइम्स R3। तो अभी तक मुझे I1 और I2 मालूम नहीं है, तो पहले मैं वो मालूम करूंगा और फिर उनको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करूंगा। तो लूप 1 कौन सा है? ये H B C D E F H, HBCDEFH, ये एक लूप मैंने चूज कर लिया। अब आप बाकी सारी चीजें इग्नोर कर दें, सिर्फ इस एक लूप पे फोकस करें। अब इस एक लूप में आप कोई भी करंट की डायरेक्शन ले सकते हैं, आप आर्बिट्रेरीली चूज करें, कोई भी आप चूज करते हैं। मैंने चूज किया इस E2 के अक्रॉस। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि करंट ऐसे जा रहा है, I2 इस बैटरी की वजह से जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। हाँ, अब ये ऐसे जाएगा या ऐसे आएगा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ इस लूप की बात कर रहा हूं, बाकी चीजें मैंने इग्नोर कर दी हैं। तो I2 की मैंने ये डायरेक्शन चूज कर ली। अब सबसे पहले ये सोर्स मेरे रास्ते में आ रहा है, ठीक है। अब ये सोर्स क्या है? E2 पॉजिटिव क्यों मैंने लिया? इसलिए
कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर ये होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा, लोअर से हायर पोटेंशियल जाऊंगा, क्या करना है, पॉजिटिव लेना। मैंने पॉजिटिव, ठीक। अब यहां पर इस बैटरी की वजह से जो करंट है दैट इज I2। किस चीज के अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप होगा, IR होगा। कन्वेंशन अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, अगर हम करंट की डायरेक्शन ही में जा रहे हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन में, तो फिर तो आपने IR नेगेटिव लेना है, और मैंने नेगेटिव ले लिया, अदरवाइज आपने फिर पॉजिटिव लेना था। इसको देखें, I1 R1। अब इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है वो इस बैटरी की वजह से होगा इधर, दैट इज I1। इस बैटरी की वजह से जो करंट है दैट इज I2। अब I1 R1 को मैंने पॉजिटिव लिया। पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, इट इज अगेंस्ट द कन्वेंशन, सो इसलिए आई हैव टू टेक इट पॉजिटिव। एंड देन फिर जो बैटरी आ जाती है, उस बैटरी में भी हम हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज व्हाई आई टेक इट नेगेटिव। एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू सी दैट E2 is equal to 2 volts minus, what is I2? I don't know. Just write it there. Then what is R2? It is 3 ohms. ठीक है? What is I1? I don't know. But I know what is R1, so I substitute R1 is 2 ohm. And then the next battery, which is 6 volt. And this should be equal to 0. जी, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, वोल्टेज और ओहम ये यूनिट्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एक दफ़ा आप सब्स्टिट्यूट किया करें, फिर आगे जब आप सोल्यूशन करते हैं तो उसमें इसके लिखने की ज़रूरत नहीं होती बार बार। तो मैं लिखूंगा 2 minus 3I2 plus 2I1 minus 6, that is equal to 0. And if I rearrange this equation, 2I1 minus 3I2 minus 6 और plus 2 ये हो जाता है minus 4, that is equal to 0. And 2I1 minus 3I2 that is equal to 4. ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इसको कोई इक्वेशन नाम दे दें, इक्वेशन 1। अब हम जाते हैं दूसरे लूप की तरफ। दूसरे लूप से भी इसी तरह की एक इक्वेशन हमारे हाथ लग जाएगी, फिर उन दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त आपके पास फिर दूसरा यानी और इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास I1 और I2 की वैल्यूज आ जाएंगी। दूसरा लूप कौन सा है? दूसरा लूप स्टूडेंट्स हमारे पास A, B, H, F, E, G और फिर A। मैंने ऐसे ये वाला लूप लिया क्योंकि एक बैटरी कम से कम उसमें होनी चाहिए, तो ये वाली बैटरी मैंने उसमें कंसीडर की। अब इस लूप के अंदर आप देख सकते हैं कि जब मैं A से B तक जाता हूं कुछ भी नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है, छोड़ें। B से H तक जाता हूं कोई कंपोनेंट नहीं है, छोड़ें। H से जब मैं F की तरफ जाता हूं तो रास्ते में दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक ये रेजिस्टर है, दूसरा वोल्टेज। अब रेजिस्टर क्या है? R2 है। इसके अक्रॉस करंट क्या होगा? अब पहले भी मैंने बात की है कि ये करंट जो है I2 है, लेकिन चूंकि मैं अब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं, इसलिए चूंकि मैं करंट की अगेंस्ट कन्वेंशन जा रहा हूं, I2
R2 को पॉजिटिव ले रहा हूं। E2 क्यों नेगेटिव मैंने लिया है? क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और ये पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि कमाई और खर्च के हिसाब से आप सोचें, एक सर्किट को एनर्जी दे रहा है, एक सर्किट से एनर्जी ले रहा है, एक को हम पॉजिटिव कहेंगे तो दूसरे को हम नेगेटिव कहेंगे। तो E2 मैंने नेगेटिव लिया है। फिर इसके बाद आप इस सर्किट को फॉलो करें तो यहां पर इस लूप में आपके पास फिर एक रेजिस्टर आ जाता है, लेकिन वंस अगेन अगर आप देखें तो आप इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए अगेंस्ट द कन्वेंशन बात है, करंट की कन्वेंशन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। हम ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि यहाँ हिसाब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बन रहा है, इसलिए इसको भी पॉजिटिव लिया। अब फिर वैल्यूज इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर लें। अगर आप देखें I2 आपके पास क्या है आप नहीं जानते, वैसे का वैसा लिखें। R2 क्या है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, 3 ओहम है, तो एक दफा यूनिट के साथ सब्स्टिट्यूट किया करें, फिर नेक्स्ट स्टेप में बेशक आप उस यूनिट को हटा दिया करें। E2 जो है 2 वोल्ट्स है। सिमिलरली R3 इज क्या, 3 ओहम। R3 जो है दैट इज 3 ओहम। अब देखें ये क्या हो जाएगा, 3I2 माइनस 2, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा इस दफा, प्लस 3I1 प्लस 3I2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3I1 प्लस 6I2 और माइनस 2 उस साइड पे चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2। अब आप यूं भी कर सकते हैं कि इन दोनों में 3 कॉमन ले लें और फिर उसको उस साइड पे ले जाएं, लेकिन मैं इसको वैसे ही कोई इक्वेशन नंबर दे देता हूं 2। अब आपके पास 2 इक्वेशंस आ गए। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपने कमाई और खर्च के हिसाब से सोचना है कि अगर एक कंपोनेंट सर्किट को एनर्जी दे रहा है तो दूसरा ले रहा है, तो अगर मैं जो सर्किट को एनर्जी दे रहा है उसको पॉजिटिव लेता हूं तो जो सर्किट से एनर्जी ले रहा है उसको नेगेटिव कहूंगा, या अगर मैं सर्किट से एनर्जी लेने वाले को पॉजिटिव कहता हूं तो जो सर्किट को एनर्जी देता है उसको नेगेटिव लेंगे। साइन दोनों का डिफरेंट रखना है, सेम नहीं रखना। तो यहां पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। यही हिसाब इसका भी होगा। I2 R2 जब इस रेजिस्टर के एकरास से पास होगा तो आपने इस बात को देखना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है इस रेजिस्टर के एकरास। अब अगर करंट अपने कन्वेंशन के हिसाब से जा रही है, यानी किसी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, तो फिर तो आपने इसको नेगेटिव लेना है, अदरवाइज फिर इस ड्रॉप को आपने पॉजिटिव लेना है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि स्मॉल टर्मिनल से हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं यहां पर इसकी साइन को पॉजिटिव ले रहा हूं, जो मैं यहां पे ले चुका हूं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। I2 मालूम नहीं है, R2 आप जानते हैं क्या है, R2 दैट इज 3 ओम, E2 दैट इज 2 वोल्ट्स एंड I1 प्लस I2 ये मुझे चूंकि मालूम नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। R3 की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं 5 ओम एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, हमारे पास आ जाता है 3I2 माइनस 2
मैं वोल्ट्स नहीं लिख रहा, यहाँ पर ओम्स नहीं लिख रहा, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जहन में याद रखना है कि इक्वेशन जब तक डायमेंशनली करेक्ट ना हो वो इक्वेशन ट्रू नहीं होता। प्लस I1 प्लस I2 और साथ में 5 मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5I1 प्लस 5I2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5I1 प्लस 5I2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। 5 प्लस 3, चूंकि ये भी I2 है ये भी I2 है, तो ये हमारे पास 5I1 प्लस 8I2 और ये -2 उस साइड पे चला जाएगा, +2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाती है दूसरी इक्वेशन। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 दो लीनियर इक्वेशंस हैं और इक्वेशन 2, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। किस तरह सॉल्व करते हैं, आप लीनियर इक्वेशन का सलूशन जानते हैं। मैं यहाँ पर यूं करता हूं कि इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, इससे इसके जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम हो जाएंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा जनाब हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड विद 2I1 माइनस 3I2 दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड विद 5, तो ये हो जाएगा 10I1 माइनस 15I2 एंड दैट इज इक्वल टू 20। इसके बाद अब उस इक्वेशन को ज़रा देखें, उसको भी इसी तरह मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो जब मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इस साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई करें, उस साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई करें और आपके पास ये आ जाएगा 10I1 प्लस 16I2 इक्वल्स टू 4। अब इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैं इसको यहां पर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। 10I1 माइनस 15I2 दैट इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब ये इक्वेशन जब मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं तो फिर नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 31I2 दैट इज इक्वल टू -16। ठीक है, और फिर अगर इसी तरह से मैं इसको सॉल्व करूं तो I2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है अगर आप देखें तो ये 16 डिवाइडेड बाई 31, तो ये ऑलमोस्ट 0.5 आ जाती है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन होगा, माइनस। ठीक है, -0.5। अब अगर इसी वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, 3 में, 4 में किसी में भी पुट कर लूं तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। I2 हमारे पास क्या आया, -0.5, और इसी तरह से हम I2 भी सॉल्व कर सकते हैं, I1 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो I1 क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट कर लें। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 2I1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड विद -0.5 एंड ये क्या कह देता है, दैट इज इक्वल टू 4। तो ये 3 5 15, 1.5 आ जाएगा। 2I1 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 4, ये उस साइड पे जाएगा, 4 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा
और हमारे पास इस तरीके से I1 की वैल्यू आ जाएगी 1.2 एम्पियर। ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी होता है, ये एम्पियर है, उसके साथ भी आप यूनिट लाजमी लिखें, एम्पियर्स। तो इस तरह से हम करंट्स मालूम कर लेते हैं। किसी भी सर्किट के लिए, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, हमने किरचॉफ लॉ इस्तेमाल की और हमने करंट्स की वैल्यूज फाइंड कर ली। ठीक है, अब यहां पर देखें, दूसरा क्वेश्चन है कि टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करें। उसने क्लियरली क्वेश्चन में बताया है कि आपके पास लोड रेजिस्टर कौन सा है। तो लोड रेजिस्टेंस चूंकि R3 है, इसलिए हम टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करने के लिए R3 के अक्रॉस जो करंट है उसको R3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस फार्मूले के मुताबिक I1 प्लस I2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड विद R3 दैट गिव्स यू टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाएगी, इधर से अगर आप करें तो V टर्मिनल इज इक्वल टू I1 क्या है 1.23, I2 क्या है -0.5, और जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके R3 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 5, तो आपको क्या मिलता है, तो आप सॉल्व करें 1.23 माइनस 0.5, इससे तकरीबन आ जाता है 0.7 मल्टीप्लाइड विद 5, सो तकरीबन 3.5 वोल्ट्स आपके पास टर्मिनल वोल्टेज आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दो बैटरीज हैं, एक बैटरी 2 वोल्ट की है, एक बैटरी 6 वोल्ट की है। वो दोनों इस तरह से आपस में लगे हुए हैं जिस तरह आपको नजर आ रहा है सर्किट में। उनकी कंबाइन जो इफेक्ट है अक्रॉस द लोड रजिस्टर, उन दोनों की वजह से जो टर्मिनल वोल्टेज हमें मिलती है दैट इज 3.5 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने किरचॉफ वोल्टेज को अप्लाई करना सीखा कि किस तरह किरचॉफ वोल्टेज को अप्लाई करके हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यही किरचॉफ लॉ को इस्तेमाल करेंगे दो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।